हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिकल टूल्स में हम वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट जस्ट कि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और ऑल्सो बिकॉज कि इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत अंडररेटेड है। बहुत सारे लोग 11th 12th इवन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाके भी इसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझ में पाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें लगता है कि ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन उतना है नहीं जितना हम इमेजिन कर रहे थे। इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट है तो वो डिफरेंशिएशन का है। तो दैट इज़ वाई एम सेइंग कि ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के अंदर मैं चीज़ों बहुत सिंपल रखने वाला हूँ चीज़ों को। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशिएशन है। आज के वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा डिफरेंशिएशन से। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती, दोनों के लिए ये वीडियो जो है एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आई विल ट्राई टू रिलेट कि हाउ फिजिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएशन इज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल प्रोसीड विद द वीडियो नाउ। सबसे पहले डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन बोल लो या डिफरेंशियल कैलकुलस बोल लो, ये होता क्या है। देखो, जैसे ही हम थोड़ा अच्छे लेवल के फिज़िक्स के अंदर आते हैं, जैसे ही हम अच्छे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि यार हम अपने रेगुलर मैथमेटिक्स से उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनके लिए सॉल्व करने के लिए हमें एक नए टाइप का मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है। उस नए टाइप के मैथमेटिक्स का नाम होता है कैलकुलस। और इस कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो बाद के वीडियोस में हम कवर करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन से। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है? ये एक नए टाइप का मैथमेटिक्स है जिसे यूज़ करके हम थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजी कर सकते हैं। किस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, there is this car and let us say it is moving with 40 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से गाड़ी आगे जा रही है और आपसे पूछा गया कि यार ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन लेट अस से 10 सेकेंड्स। आपसे पूछा गया 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, हमें आता है, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। तो आप बोलोगे वेलोसिटी कितना है 40, टाइम कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 400 मीटर्स। इसमें क्या दिक्कत है? इसके लिए कौन सी डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है? इसके लिए कोई डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड नहीं है अभी तक। बट प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। आई विल से कि मान लो कि ये जो वेलोसिटी थी ये कांस्टेंट नहीं थी। हम तो ये मान रहे थे ना, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, लगातार ये वेलोसिटी जो है वो 40 है। बट लेट अस से अगर ये वेलोसिटी 40 हुई ना, पहले 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, ऐसे ऐसे करके वेलोसिटी कम ज़्यादा हो ही सकती है। इफ़ दैट हैपन्स, अगर वेलोसिटी जो है वो बार बार चेंज कर रही है, तो ये फॉर्मूला में वेलोसिटी का वैल्यू क्या पुट करोगे? पहले वाला पुट करोगे, बाद वाला पुट करोगे, उसके बाद वाला पुट करोगे, क्या पुट करोगे? कोई डेफिनेट आंसर है ही नहीं यार हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए ही हमने डिफरेंशियल कैलकुलस बनाया है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें भी मैं बोल देता हूं कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही थी और उसके बढ़ने का जो रेट था या वेलोसिटी का इंक्रीमेंट, इसे हम एक्सेलरेशन भी बुलाते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको बोल दिया गया कि एक्सेलरेशन था लेट अस से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब भी सर इसके अंदर कौन सी डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी? हम तो जानते हैं इसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जा सकता है। तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40, टाइम कितना है 10, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टाइम कितना है 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो आप देखोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, 500 जो है वो अपना आंसर आ गया। इसके अंदर भी सही है, अभी तक डिफरेंशिएशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वेलोसिटी बढ़ रहा है सर तो भी हमने बिना डिफरेंशिएशन के सॉल्व कर दिया। लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये जिस इक्वेशन से मैं सॉल्व कर पाया हूँ, ये जो इक्वेशन है इसे बुलाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में पहली बार।
ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करी गई थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यानी सिर्फ वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या फिर कांस्टेंट हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दुनिया के हर सिनेरियो में ऐसा थोड़ी है यार कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है। एक्सेलरेशन ने स्पीड को चेंज कराया ना, आप फोर्स लगा के या किसी फोर्स को भी चेंज करा के आप एक्सेलरेशन को भी चेंज करा सकते हो। अब मान लो कोई सिनेरियो ऐसा हो कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ बदल रही हो, जैसे ट्वाइस ऑफ टी। तो पहले एक्सेलरेशन कुछ और है, फिर कुछ और है, फिर कुछ और है, पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। फिर इस इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू डालेंगे हम लोग? ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया यार। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सवालों को सॉल्व करने के लिए ही डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला के जो मैथमेटिक्स बनता है इसे कैलकुलस हम लोग बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसे जब तक ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट जो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था, जिसका एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट ट्वाइस ऑफ टी था, वो 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, विदाउट कैलकुलस आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि सर इसके अंदर ए का वैल्यू 2t डाल दूं। नहीं, ये इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं है ऐसे एक्सेलरेशंस के लिए। ये इक्वेशन डिफाइंड है जिसके अंदर एक्सेलरेशन एक नंबर ऑफ फिक्स्ड, 2t के अंदर तो क्या है यार, टाइम डिपेंडेंट है ये नंबर, कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 6 है, कभी 8 है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ t। तो फॉर सच क्वेश्चंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न डिफरेंशियल कैलकुलस एंड दैट इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। इज दैट क्लियर? ठीक है, प्रोसीड करते हैं। तो आई हैव जस्ट गिवन यू अ बेसिक आइडिया कि हाउ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड फिजिक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो डिफरेंशिएशन जो है इससे हमें पता क्या चलता है? पहली बात, जैसे हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में पढ़ा है कि काफ़ी टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में एक ऑपरेशन होता है जिसे हम बुलाते हैं डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है? इस डेरिवेटिव को लिखा जाता है dy/dx। तो जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन में हम बोलते हैं किसी चीज के साथ dy/dx कर दिया, या किसी चीज का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, या किसी चीज का डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन में शॉर्ट में लिखना तो हम बोलते हैं ये dy/dx है। अच्छा जी, अब इसके अंदर दो चीजें आ गई, एक तो y है और एक x है। ये क्या चीजें हैं? y और x जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि मैथमेटिकली ऐसा हो सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो, 3x स्क्वायर हो, या कोई भी चीज़ y को x के टर्म्स में लिखा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो मान लो आपके सामने ये इक्वेशन आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे देख के क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको आप क्या बोलोगे? इसके अंदर x का वैल्यू रखोगे और y का वैल्यू मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ इफ x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे 2 करें, 2 का स्क्वायर करें तो y का वैल्यू क्या आएगा? y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 16। चलाते रहो दुनिया भर में, कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो आप इस चीज़ को समझें, इस पूरे प्रोसेस को। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को? x का वैल्यू। इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? y का वैल्यू। यही तो प्रोसेस है ना यार। आपने इसे बताया कि x का क्या वैल्यू है, तो ये सॉल्व करके आपको बताएगा कि y का क्या वैल्यू है। ऐसे में ये जो वेरिएबल है इसे बुला सकते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? ये इंडिपेंडेंट इस वजह से है क्योंकि आपने इसे खुद की इच्छा से डिसाइड किया है। आपने बोला मेरा मन कर रहा है यार ये इस x की वैल्यू होनी चाहिए 3,
तो आपने डिसाइड किया ना, नो प्रेशर, नोबडी हैज प्रेशराइज यू कि एक्स का वैल्यू क्या हो। आपसे मैंने पूछा यार बता एक्स का वैल्यू क्या है, तो आपने बोला सर एक्स का वैल्यू होना चाहिए 5, तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया 5। लेकिन एक बार आपने x का वैल्यू डिसाइड कर दिया, y का वैल्यू ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है। y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंटली y का वैल्यू नहीं आया। तो हम y को क्या बुलाएंगे, y को बुलाते हैं हम, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी, तो इससे हमें पता चला कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो, जो हमने अपनी मर्जी से चुना वो इंडिपेंडेंट, जो इक्वेशन ने हमें बताया वो डिपेंडेंट। y डिपेंड्स ऑन x, ये से बोलने का दूसरा तरीका है। y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x आप बताओगे y अपने आप डिसाइड हो जाएगा, राइट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला यार चलो ठीक है एक काम करते हैं, मैंने बोला x का वैल्यू है 2, तो इक्वेशन ने बोला कि अच्छा y का वैल्यू है फिर 4, तो आपने बोला नहीं 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 एक सेकेंड रुको, x का वैल्यू 2 नहीं 3 है, तो इक्वेशन ने बोला अच्छा फिर y का वैल्यू 4 नहीं 9 है कि नहीं। तो आपने सोचा यार एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है, अगर x के अंदर चेंज कर दिया जाए, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन वैल्यू ऑफ x, तो इफ x is change, does the value of y is also change? Yes, so there will be a change in y also. Is that clear? तो ये जो डेरिवेटिव है ना, ये यही चीज बता रहा है आपको। दो टर्म्स हैं इसमें, dy और नीचे क्या है dx। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स, कौन कौन सी, dy बाय dx। इस dy बाय dx का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने भाई सभी लोग। इस dy बाई dx का क्या मतलब है, मैं अलग से लिख रहा हूँ भाई। डिफरेंशियल कैलकुलस का डेरिवेटिव जो है वो कैसे लिखा जाता है, dy बाई dx। इस dy का जो मतलब है, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन y अपॉन, ये जो dx का मतलब है, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन x। इज दैट क्लियर। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमें क्या बताता है, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि x के बदलने पे y कितना बदलता है, x कितना बदले कि y इतना बदले, यानी कि एक चीज के बदलने से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हमें पता चलती है डिफरेंशिएशन से। इज दैट क्लियर। तो ये रेशो है, किस चीज का रेशो है, ये है y के अंदर होने वाले चेंज का और x के अंदर होने वाले चेंज का रेशो है। इसे हम क्या बुलाते हैं, इसे हम डिफरेंशिएशन बुलाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है y और x की टर्म्स में हो सकता है, p और q, a और b, एनी वेरिएबल्स, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। y नाम रखा, a नाम रखा, p नाम रखा, a से लेके z तक जो आपका मन करे आप नाम रख सकते हो। लेकिन मान लो आपने y और x नाम रखा है, इससे ये जो डेरिवेटिव बना हमारा, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर बना, ये बना dy बाई dx। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन किसका है, ये y का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो जब भी आपको बोला जाएगा dy बाई dx, तो इसका मतलब आपको बताया जा रहा है कि दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर dx बाई dy लिखा हो तो उल्टा है, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। जो ऊपर लिखा जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन है, जो नीचे लिखा जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो लेकिन इससे हमें मिलता क्या है, डिफरेंशिएशन से हमने चेंज इन y लिखा अपॉन चेंज इन x लिखा, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है रेट ऑफ चेंज। इससे हमें क्या मिलता है भाई, dy बाई dx जब भी हम कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को जिसे बुलाया जाता है रेट ऑफ चेंज। इज दैट क्लियर, रेट ऑफ चेंज इसे बुलाते हैं। अब सर ये रेट ऑफ चेंज क्या है,
बिल्कुल, दो तरीके का रेट ऑफ चेंज हो सकता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक एक करके दोनों को देखते हैं, ध्यान से देखें सभी लोग। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज की। मान लेते कोई ग्राफ है अपने पास, ये जो एक्सेस है ये वाई एक्सेस है, ये जो एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है। आई होप दैट इज क्लियर। और यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो कर्व्ड लाइन है, आई होप यू गाइज कैन सी दैट, ये जो कर्व्ड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है y और x के बीच का ग्राफ। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस कर्व्ड लाइन पे हमने दो पॉइंट्स बना लिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना इसमें। अब देखो यहाँ पे हो सकता है x की कुछ वैल्यू थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू थी। अब दूसरे पॉइंट पे भी ऐसा हो सकता है। दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स x का वैल्यू एंड दिस रिप्रेजेंट्स y का वैल्यू। मान लेते हैं ये जो पहला पॉइंट था ये था, इधर वैल्यू है x1, इधर वैल्यू है y1। जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट अस से x2 और इधर वैल्यू है y2। इज दैट क्लियर? सिंपल सिंपल बातें, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात करी ही नहीं है मैंने। अब ध्यान से देखें, x की वैल्यू जो है वो पहले कितनी थी, x की जो वैल्यू है वो पहले x1 थी, फिर चेंज होके x2 हुई है। x कितना बड़ा है, x1 से लेके x2 तक x जो है वो इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन x कितना आया है, अगर मैं बोलूं चेंज इन x, यह आएगा x2 माइनस x1, इसे बोल सकते हैं डेल्टा x। डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, चेंज। ये जो ट्राइंगल बनाया है हमने इसे क्या बुलाते हैं, डेल्टा। इसे डेल्टा बुलाते हैं और इसका मतलब क्या है, चेंज। तो चेंज इन x जो है क्या वो x2 माइनस x1 आएगा अपने पास, बिल्कुल सही बात है। अब सिमिलरली y की बात करें, y पहले कितना था y1, y बाद में कितना था y2, तो वो y1 से y2 पहुंचा है, y1 से y2 पहुंचा तो y2 में से y1 उड़ा दो, इतना वैल्यू तो चेंज हुआ है उसका। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन y, डेल्टा y, यानी कि मतलब क्या है, चेंज इन y। तो इस चीज का जो वैल्यू आएगा अपने पास ये आएगा y2 माइनस y1। इज दैट क्लियर? तो आई विल से व्हाट इज वैल्यू ऑफ चेंज इन y, दैट इज y2 माइनस y1, इसे हम क्या बुलाते हैं, डेल्टा y। इज दैट क्लियर? अब हम जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ही तो है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये क्या आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, तो इसे एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x हो जाएगा, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जरा ग्राफिकली समझें, ग्राफिकली ये चीज किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो वैल्यू है बिल्कुल बिल्कुल क्लोजली अटेंशन देके समझना है इसको। क्या ये चेंज इन x है, बिल्कुल, दिस इज डेल्टा x, दिस इज चेंज इन x, x1 से लेके x2 गए तो दिस इज चेंज इन x। ये जो वैल्यू है अपने पास, ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, ये डेल्टा y है, यानी कि चेंज इन y। अब अगर हम देखें यहाँ से एक सीकेंट अगर ड्रॉ कर दें, सीकेंट क्या होता है भाई, जो दो पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है। ये जो कर्व्ड ग्राफ था, इन्हीं दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इस तरीके से ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा था ना इसको, इसका ये जो स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। और ये किसके बराबर आएगी, ये हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर आती है। अब परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा वाई, अपॉन बेस कितना है, डेल्टा। तो ये जो स्लोप है सीकेंट का, बेसिकली यही तो रेट ऑफ चेंज बता रहा है ना अपने को। स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है चेंज इन वाई, राइट। स्लोप कैसे निकाला जाए भाई, स्लोप निकाला जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो है डेल्टा वाई, तो हमने न्यूमरेटर में क्या लिखा, डेल्टा वाई।
अपॉन बेस, बेस क्या है डेल्टा एक्स, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा डेल्टा एक्स। तो बेसिकली जो सीकेंट बना था ए बी, इसका स्लोप क्या आएगा, ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स ही तो आता है। दिस रिप्रेजेंट्स एवरेज रेट ऑफ चेंज। जो भी एक ग्राफ के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज हुआ, ऐसे में हमें रेट ऑफ चेंज निकालने को बोल दिया जाए तो हम बोलेंगे भाई रेट ऑफ चेंज जो होता है ना, इसकी सीकेंट के स्लोप से मिलता है। और वो सीकेंट का स्लोप क्या होता है, हमेशा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स के बराबर, इस क्वांटिटी के रेशो के बराबर होता है। लेकिन सर इसका डिफरेंशिएशन से क्या लेना देना है, ये तो ग्राफिकली हमने समझ में आ गया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स तो आना ही था। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन से लेना देना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आया, और डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स था। इन दोनों चीज़ों में अंतर है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और डी वाई बाई अपॉन डी एक्स। ये जो चीज़ है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। मान लो किसी सिनेरियो में चेंज इन एक्स बहुत 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 छोटा हो, तो ये जो पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये बहुत छोटी हो जाएगी, अरे है कि नहीं है। सिमिलरली अगर x के अंदर बहुत थोड़ा चेंज आया तो y के अंदर भी तो बहुत थोड़ा चेंज आएगा, तो यार ये लाइन भी छोटी हो जाएगी। इसको ग्राफिकली जो है मैंने इसमें रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। मान लो पहले इसी से समझते हैं भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हैं ये a और b अलग अलग पॉइंट हमारे रिप्रेजेंटेड थे। अगर x भी छोटा हो जाए y भी छोटा हो जाए तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह के ऊपर आ जाएंगे। x को छोटा करते रहो y भी छोटा होता रहेगा तो ये दोनों पॉइंट पास आते रहेंगे। अब मैं कह रहा हूँ इन्फिनाइटली स्मॉल हैं दोनों क्वांटिटीज। अगर ये दोनों क्वांटिटीज इन्फिनाइटली स्मॉल हैं तो हम क्या करेंगे भाई, b को पीछे लाते 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 हम a के ऊपर ही रख देंगे। और अगर इस क्वांटिटी को हम a के ऊपर रख देंगे तो ये दोनों पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो यार ये दोनों पॉइंट मिलके क्या बन जाएंगे, एक ही पॉइंट बन जाएंगे। और अगर ये दोनों एक ही पॉइंट बन गए तो पहले जो सीकेंट बन रहा था, यानी कि एक ऐसा लाइन बन रहा था जो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा था, अब वही लाइन क्या बन जाएगा, वो टेंजेंट बन जाएगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ये जो लाइन पहले दो पॉइंट पे कट कर रहा था, अब इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है अपने पास, इसे क्या कर रहा है, इसे सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइज। तो यहां से ये जो लाइन है अब वो सिर्फ एक पॉइंट पे इसे टच करता हुआ जा रहा है। तो जब भी हम चेंज इन y और चेंज इन x इनको बहुत 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 छोटा बना देते हैं, जब इनको हम क्या बना देते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, तो जो रेट ऑफ चेंज हमें मिलता है उसे हम एवरेज नहीं बुलाते, उसे हम बुलाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन जो है यानी कि dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बता रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज इससे हमें क्या मिल रही है, हमें ये जो टेंजेंट मिला, इस टेंजेंट का क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है। तो डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी मिल रहा है, राइट? और क्या मिल रहा है, और इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल रहा है। इज दैट क्लियर? और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, अरे स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही तो बुलाते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का दूसरा नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इसे टैन थीटा भी बुलाया जाता है। तो जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स, जब भी हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, उससे लिखते ही हमारी तीन चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि dy बाई डी एक्स हमें बता क्या रहा है। वो बता रहा है जी आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ग्राफिकली बोला जाए तो स्लोप, या ग्राफिकली बोला जाए तो टैन थीटा। ये तीनों में कोई अंतर नहीं है, टैन थीटा भी वही होता है, डिफरेंशिएशन भी वही होता है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट भी वही होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी वही होता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएशन ही होती हैं। तो डिफरेंशिएशन का इतना सारा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हम ये मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन इज इनसिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इज दैट क्लियर? बहुत ज़्यादा सिनेरियोज में हमें होता है इंस्टेंटेनियस, एकदम से रेट ऑफ चेंज ज़रा बताओ कि जैसे ही एक चीज़ के अंदर हल्का सा चेंज हुआ तो वाई के अंदर कितना चेंज हो जाएगा। तो एक के बदलने से दूसरा कैसे बदल रहा है इंस्टेंटेनियसली, हमें बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हमें ग्राफ गिवन है तो हमें उसकी स्लोप बतानी है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा। और स्लोप और टैन थीटा कोई अलग बात नहीं है, स्लोप और टैन थीटा एकदम सेम बात है। तो हमें स्लोप और टैन थीटा भी डिफरेंशिएशन से मिलता है, हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी डिफरेंशिएशन से मिलता है। आई होप दैट इज क्लियर, इतना बेसिक है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखते हैं हम डिफरेंशिएशन को एक्चुअली में अप्लाई कैसे करते हैं। आसान फंक्शन से सीखेंगे, और जब हम आसान फंक्शन से सीख चुके होंगे एट द एंड, जब बचे हुए वीडियोस भी हम पूरा कर चुके हैं और डिफरेंशिएशन को सीख चुके हैं, मैं वापस इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आऊँगा और ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसको हम देखेंगे कि एप्लीकेशन में भी ये कैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन की, छोटे छोटे फार्मूलाज के ऊपर जो है, या छोटे छोटे फंक्शंस के ऊपर इसे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसके लिए? एक कांस्टेंट फंक्शन के लिए। आपको बोल दिया गया y जो है उसका कुछ वैल्यू है, y का वैल्यू है 1000। रैंडमली स्पीकिंग मैंने डिसाइड कर लिया y का वैल्यू है 1000। क्लियर है? तो यार इसमें x लिखा है कहीं पे? x तो है ही नहीं। अब वापस वही पुरानी वाली चीज़ सोच के देखो, अगर मैं x का वैल्यू रखूँगा 1 तो y के वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क है? y का वैल्यू तो 1000 है, पहले से डिसाइडेड है। x का वैल्यू 2 तो भी, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 40,000, जो भी हो, x का वैल्यू आप कुछ भी रखते रहो, y का वैल्यू तो 1000 ही आएगा ना। y कांस्टेंट है, x के फर्क पड़ने से y के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? क्या चेंज हो रहा है y में? जब y के अंदर चेंज 0 है तो रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? तो रेट ऑफ चेंज भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। अगर फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 होता है। आसान भाषा में बोले, फंक्शन कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोल दिया जाए ऐसे, कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल दिया y इज इक्वल टू 3π/2, जरा बता dy/dx क्या है? तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो y क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो dy/dx क्या आएगा? 0। जब भी हम एक फिक्स्ड नंबर की बात करते हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा भाई, 3π/2 लिखा है, यानी कि सिर्फ प्योर नंबर्स लिखे हैं। जब भी हम प्योर नंबर्स की बात करते हैं तो, या कांस्टेंट्स की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारे पास? 0 के बराबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू लेट अस से 2001, तो dy/dx क्या आएगा? dy/dx आएगा 0। y की वैल्यू फिक्स्ड है, y की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शंस का हमेशा हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 के बराबर आता है। आई होप दैट इज क्लियर। देखो आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें क्या कहता है? नेक्स्ट फॉर्मूला हमें कहता है, अगर y है x रेज टू पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे आएगा nx रेज टू पावर n-1। बिल्कुल एक्सप्लोर करते हैं इस फॉर्मूला को। हमें बोल दिया गया कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, लेट अस से x रेज टू पावर 4 की बात करी जा रही हो, तो हमें दिमाग में आना चाहिए यार फॉर्मूला क्या कहता है। अगर y होता है x रेज टू पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx होता है n। देखो क्या करना है, n को सबसे आगे लिख देना है, जो पावर है उसे सामने ला के लिख देना है। तो जब हम इसका आंसर लिख रहे होंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? n, वो सामने आ गया। फिर x रेज टू पावर n-1, पावर उठा के एज इट इज़ लिख देनी है और वो पावर में एक माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला है, जो पावर थी उसे उठा के आगे लिख दिया और जो ऊपर था उधर एक माइनस करके लिख दिया। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस केस में dy/dx जो है वो क्या आएगा? सबसे पहले क्या है? nx, इसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 4,
और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4x रेज टू पावर 4 माइनस वन। फॉर्मूला अप्लाई किया है, बिल्कुल अच्छे से देख लें। फॉर्मूला क्या कहता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। एन का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन। तो एन का वैल्यू इसे कंपेयर करने से आ गया 4, तो आंसर क्या आएगा 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस वन। यानी कि इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 4x क्यूब। इज दैट क्लियर? सो दैट इज योर आंसर। इतना ज़्यादा सिंपल है डिफरेंशिएशन। बेसिक फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ ये वाला फार्मूला आएगा आपका। जितनी बार ये फार्मूला यूज़ करोगे, मिला के बचे हुए फार्मूले उतनी बार नहीं यूज़ करने। क्लियर है क्या? तो ये बेसिक फार्मूला जो आपको आना चाहिए। और देखो, और प्रैक्टिस कर सकते हैं हम इस फार्मूला की। लेट अस से कि इस बार हमने बोल दिया कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, हमें बोल दिया गया जरा बताना कि dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन से क्या आ रहा है। तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 तो एज इट इज ही लिख सकते हैं हम। है क्या असलियत में एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर ही तो है, और कांस्टेंट इंटू एक्स रेज टू पावर एन। इसमें कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता। कांस्टेंट को आप पहले डायरेक्टली ऐसे लिख लो। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स रेज टू पावर एन, एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 2 है तो क्या करेंगे, पहले 2 को साइड में लिख देंगे। तो हमने बोला यार एक्स स्क्वायर में यहाँ पे आएगा 2, फिर एक्स का पावर कितना आएगा 2 माइनस वन। तो आंसर कितना आया, 3 इंटू टू इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, यानी कि 3 इंटू टू कितना हुआ 6, एक्स की पावर 2 माइनस वन यानी कि कितना 1, यानी कि आंसर आएगा 6x। आप देख सकते हैं अगर फंक्शन कांस्टेंट होता है तो 0 होता है, लेकिन अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को एज इट इज लिख लो, जो फंक्शन है उसे आप सॉल्व कर लो। कौन सी बड़ी बात है, बहुत इजीली कर सकते हैं इस चीज़ को, वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, अगर आप लोग कर सकते हैं तो एक काम भी करें इसके अंदर। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इस y, अगर y जो है इसका वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि 4x रेज टू पावर 4 है, तो आपको बताना है dy बाई डी एक्स जो है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ तक तो सबसे पहले इसे पॉज करो और इसे सॉल्व करो और उसे बताओ इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला भी आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, तो इसे सॉल्व करें और कमेंट करें फटाफट से कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। पॉज कर दो अभी, इसको सॉल्व करो और फिर उसका आंसर कमेंट में लिखें। ठीक है जी, आई होप यू गाइज आर डन। उसके बाद ही प्ले करना है, ठीक है? तो चलो ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट आ गया सर, कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, साइड में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन है तो यहाँ पे कितना आएगा एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एन कितना था 4, एक्स रेज टू पावर कितना था एन माइनस वन, तो ये आएगा 16 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वन यानी कि क्यूब। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए 16x क्यूब। जिसने 16x क्यूब बोला है उसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो वीडियो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कैसे डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट क्या करते हैं, और छोटे मोटे फंक्शंस का डेरिवेटिव करना कैसे है। एक बार जब हम ये पूरा चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद हम वापस इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे आएंगे, ताकि आपको वो फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बेटर तरीके से आप उसे फील कर सको, आप उसे समझ सको बेटर तरीके से। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड if you guys do like our content, please subscribe to our channel, watch our videos, like our video, share it with your friends, and this आज के वीडियो में इतना ही है। I'll see you guys in next video. Thank you.